कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। और राजपूत काल की हम वीडियो को देख रहे थे। राजपूत काल जो कि 800 से 1200 ईस्वी पूर्व तक ईस्वी तक रहा था। राजपूत काल में हमने बहुत सारे राजवंशों को दोस्तों पढ़ा था। अगर आपने राजपूत काल के शुरू से जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं नहीं देखा है तो आप उनको देखिए। यकीनन राजपूत काल की जो कंफ्यूजन है कि कौन कौन से राजवंश राजपूत काल में हैं, क्योंकि अग्नि कुंड से उत्पत्तित राजपूत काल के 36 राजवंशों को बताया जाता है। अब 36 राजवंशों को तो हम पढ़ नहीं सकते, जो प्रमुख राजवंश और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमें पढ़ना है। और आज का ये वीडियो दोस्तों राजपूत काल में अंतिम वीडियो रहेगा, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजवंश थे उनको हम पढ़ चुके हैं। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों गुजरात या अहिलवाड़ का चालुक्य या सोलंकी वंश जो गुजरात वाले क्षेत्रों में अवस्थित था उसको पढ़ेंगे। और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब राजपूत काल हम पूरा पढ़ चुके होंगे इसके बाद संपूर्ण राजपूत काल के हम प्रश्नों करेंगे, क्योंकि अगर हम एक राजवंश को पढ़ के प्रश्नों करते तो वो प्रश्न हमें फिर टफ ना लगते, क्योंकि हमने थ्योरी को पढ़ा है। उसके बाद हम उन्हीं से बनने वाले प्रश्नों करेंगे तो फिर हमें वो अंदाजा नहीं लग पाएगा कि हमें चीजें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। जब हम 6-7 राजवंशों को पढ़ लेंगे एक बार में, फिर उसके बाद प्रश्नों को बनाएंगे तो कंफ्यूजन हमें क्रिएट होगी और हमें समझ में आएगा हमें और कितनी अच्छे से तैयारी को करना है। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और दोस्तों आपसे भी कहता हूं कि वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों आप एक बार वीडियो को देख लेंगे इसके बाद अपने नोट्स को बनाएंगे और फिर बार बार नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको याद तो होंगी ही, साथ साथ जो चीजें जहां पे लिखी हैं जिस पेज पे लिखी है तो वो आपके माइंड में छपना शुरू हो जाएंगी। और जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ यार इस पेज से यहां से प्रश्न बनाना था, तो ऑप्शंस को काट के भी अपने आंसर्स को आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं गुजरात के अहिलवाड़ या चालुक्य सोलंकी वंश को। गुजरात को प्राचीन भाषा में या प्राचीन नाम गुजरात का जो था वह अहिलवाड़ था और गुजरात का चालुक्य या सोलंकीय वंश, ज्यादातर आपको सोलंकीय वंश ही देगा। सोलंकीय वंश में दोस्तों सबसे पहले संस्थापक मूलराज प्रथम भीमदेव जो कि प्रमुख शासक रहे हैं, फिर कर्ण, फिर जयसिंह सिद्धराज ये भी प्रमुख शासक रहे हैं, फिर कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय, ये वो शासक है जिससे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे एग्जाम में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं आरएएस वगैरह में और मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं पीसीएस के उनमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि गुजरात वाले क्षेत्रों में इसका क्षेत्र विस्तार था। इसके क्षेत्र विस्तार को दोस्तों हम यहां पे देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश कि इन क्षेत्रों में दोस्तों गुजरात का चालुक्य वंश अवस्थित था। अगर गुजरात के चालुक्य वंश की हम विस्तृत क्षेत्र विस्तार की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में अवस्थित था, जिसका मैप आप यहां पर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात के अहिलवाड़ या चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम की, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं शासकों से पूछे जाते हैं कि इन शासकों के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मूलराज प्रथम जो कि सोलंकीय वंश का संस्थापक था, मूलराज प्रथम जो कि सोलंकी वंश का संस्थापक था और इसने जो राजधानी बनाई थी वह अहिलवाड़ को राजधानी बनाई थी और इसलिए इन्हें अहिलवाड़ का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन ज्यादातर जो सोलंकी वंश के शासक थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया तथा वे जैन धर्म के पोषक थे। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, साथ ही वह जैन धर्म के पोषक के रूप में जीवन पर्यंत कार्य करता रहा। इसके बाद में दोस्तों दूसरे शासक आते हैं हमारे भीमदेव प्रथम जो कि महत्वपूर्ण शासक है और इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि विमल शाह से, क्योंकि भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह और विमल शाह के द्वारा
माउंट अबुआ पर्वत पर, माउंट अबुआ पर्वत पर जो कि राजस्थान में है, माउंट अरावलीय जो पर्वत श्रेणी है उस पर अवस्थित है माउंट अबुआ पर्वत। उस पर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। भीमदेव प्रथम के शासन काल में ही महमूद गजनबी का दोस्तों आक्रमण हुआ था। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी लेके 1026 या 27 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण किए, जिसमें से एक प्रमुख जो आक्रमण था वह था सोमनाथ मंदिर को लूटना। सोमनाथ मंदिर को लूटना। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में अवस्थित है, जिसे महमूद गजनबी ने आक्रमण कर लूटा था। तो महमूद गजनबी का जो आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। वो जो सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था महमूद गजनबी के लूटने के बाद, तो किसने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनबी का आक्रमण सोलंकी वंश के किस शासक काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? वह हुआ था दोस्तों भीमदेव प्रथम के शासन काल में। और महमूद गजनबी के द्वारा लूटे गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के अधिकांश भाग को ध्वस्त कर दिया गया था, फिर उसका जो पुनर्निर्माण करवाया है वह किसने करवाया था? तो वह दोस्तों भीमदेव प्रथम ने ही करवाया था। इसके बारे में केवल दोस्तों 2 ही पॉइंट याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही बनता है कि जो इसके सामंत थे विमल शाह ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और आरएएस वगैरह में और राजस्थान के एसआई और कांस्टेबल वगैरह के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि भर भर के यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह जो कि भीमदेव के सामंत थे। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जैसे महमूद गजनबी के द्वारा तोड़वा दिया गया था, तो किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने करवाया था। इससे दोस्तों 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला ये और दूसरा ये। तीसरे जो शासक आते हैं वह आते हैं दोस्तों कर्ण। कर्ण के बारे में दोस्तों अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रश्न दोस्तों जब बनता है सोलंकी वंश के शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आपको बीच में फिर कर्ण देता है। लेकिन अक्सर बच्चे जो कर्ण को स्किप कर देते हैं तो उनका प्रश्न गलत होता है। वो क्या करते हैं? मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, इसके बाद जय सिंह सिद्धराज को करते हैं। जबकि दोस्तों इनके बीच में एक शासक रहे हैं कर्ण। इनको आपको जब क्रम से व्यवस्थित करने को पूछेगा आरएएस वगैरह में या मीन्स में, तो आप आराम से इजीली कर पाएंगे। केवल इनका जो स्थान है वो आपको क्रम से व्यवस्थित करने को जब कहेगा तब आपको करना है। मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, फिर कर्ण। कर्ण के बारे में दोस्तों आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं ताकि इनको श्रृंखला में आप शामिल कर सकें। चौहान और परमार शासकों के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। चौहान या परमार शासकों के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। इसके बाद में जो अगले महत्वपूर्ण शासक हैं वह है दोस्तों जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज को आप दोस्तों ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि सिद्धराज इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है और कई एग्जामों में यह पूछी गई है कि जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? सिद्धराज की उपाधि धारण की गई थी। आप मिला के याद रखेंगे दोस्तों जय सिंह सिद्धराज, ताकि आपको उपाधि फिर याद करने की जरूरत ना पड़े। 2-3 बार बोलेंगे आप जय सिंह सिद्धराज तो आपको यकीनन याद हो जाएगा। जय सिंह सिद्धराज एक प्रमुख शासक थे जिनके राज दरबार में एक प्रसिद्ध जैन आचार्य रहते थे, जिनका नाम था दोस्तों हेमचंद्र। क्या नाम था दोस्तों? हेमचंद्र था, जिनके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। और यह प्रश्न दोस्तों आरएएस में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह सिद्धराज के दरबार में प्रमुख एक कवि थे। और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल, याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह सिद्धराज ने ही करवाया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिद्धराज और सिद्धपुर। जय सिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था। और जय सिंह सिद्धराज के द्वारा ही अपने 7 पूर्वजों की गजारोहण मूर्तियों को एक यज्ञ करवाया दिलवाड़ा के जैन मंदिर में, और वहां पर उन मूर्तियों को स्थापित करवाया। अपने 7 पूर्वजों की गजारोहण मूर्तियों किसने स्थापित करवाया था? तो वह जय सिंह सिद्धराज ने स्थापित करवाया था। यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। 7 पूर्वजों की, आप थोड़ा सा लिख लेंगे बस, याद रहेगा आपको। 7 पूर्वजों की गजारोहण मूर्तियों को
माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर में एक यज्ञ करवाया और गजारोहण मूर्तियों को स्थापित करवाया था जय सिंह सिद्धराज ने। इनके बारे में दोस्तों केवल आपको 2 ही 3 पॉइंट याद रखना है, जैसे कि हेमचंद्र किसके दरबार में थे, तो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था और 7 पूर्वजों की अपनी गजारोहण मूर्तियों को उन्हें स्थापित करवाया था। अगले जो शासक आते हैं वह आते हैं दोस्तों कुमारपाल, और इसे हेमचंद्र ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। कुमारपाल को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो हेमचंद्र के द्वारा ही जैन धर्म की दीक्षा कुमारपाल को दी गई थी। इनकी जो उपाधि है दोस्तों इंपॉर्टेंट उपाधि है, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट उपाधि नहीं होती है वो मैं आपके लिए नहीं लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट जो उपाधि है उन्हें आपको याद ही रखना होगा। जैसे कि दोस्तों जय सिंह सिद्धराज की बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों उपाधि है और आपको याद ही रखना होगा। इसके बाद में कुमारपाल के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है दोस्तों, किसकी, परम अर्हत की उपाधि धारण की जाती है और उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य दरबार में अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हमने जैन धर्म को पढ़ा था तो आपको पता होगा कि जैन धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य है वह अहिंसा ही है। और जब हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को जब जैन धर्म की दीक्षा दी जाती है तो वह अपने संपूर्ण साम्राज्य में अपने संपूर्ण शासन काल में अहिंसा के सिद्धांत को लागू कर देते हैं, जिसमें मद्यपान हुआ, किसी भी पशु की हत्या हुई और जो भी अहिंसा से संबंधित चीजें होती हैं सभी को दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, कुमारपाल के द्वारा किया जाता है। और कुमारपाल को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो हेमचंद्र ने दी थी। इसके बाद में सोमनाथ मंदिर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक आध बार आरएएस वगैरह में और एमपीपीएससी में पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण अंतिम बार पुनर्निर्माण किसने करवाया था। सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों कुमारपाल ने ही करवाया था। आप दोस्तों जो पाल वंश के सीमावर्ती राजवंश जो था पाल वंश को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और ज्यादातर जो शासकों के नाम है वो पाल, जैसे कि कुमारपाल, देवपाल, ये जो सभी दोस्तों शासकों के जिनमें पाल आता है बाद में वो पाल वंश के शासकों में नामों में पाल आता है। इसलिए दोस्तों आप इसको पढ़ने के बाद पाल वंश को भी पढ़ लीजिए ताकि आपकी जो नामों में शासकों की कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो सके। कुमारपाल हेमचंद्र के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा दी जाती है, परम अर्हत की उपाधि धारण करते हैं, अपने संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांत को लागू करते हैं और सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार पुनर्निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि हमें किन चीजों को फिर से याद करना है। संस्थापक मूलराज प्रथम सोलंकीय वंश के राजधानी अहिलवाड़ को बनाया, शैव धर्म के अनुयायी थे। इस वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, भले ही वो जैन धर्म को नहीं मानते हों। इसके बाद में दूसरे शासक भीमदेव प्रथम आते हैं। विमल शाह जो इसके सामंत थे, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। महमूद गजनबी का आक्रमण होता है भीमदेव प्रथम के शासनकाल में, सोमनाथ मंदिर का यह पुनर्निर्माण करवाते हैं। कर्ण जिनके शासन में चौहान या परमार वंश के आक्रमण हुआ और उन शासकों के द्वारा यह पराजित हुए। जय सिंह सिद्धराज जैन आचार्य हेमचंद्र इन्हीं के राज दरबार में रहते थे। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया, अपने 7 पूर्वजों की गजारोहण मूर्ति को स्थापित करवाया। कुमारपाल हेमचंद्र ने जैन धर्म की दीक्षा दी। कुमारपाल जिसे हेमचंद्र ने जैन धर्म की दीक्षा दी और उपाधि परम अर्हत की धारण की, अहिंसा के सिद्धांत को अपने संपूर्ण साम्राज्य में लागू करवाया और सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार निर्माण करवाया। ये सभी पॉइंट है जो तो दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है। अगला पॉइंट जो है कुमारपाल चरित नामक जो काव्य है दोस्तों वह जय सिंह सूरी ने कुमारपाल का यशोगान किया है और जय सिंह सूरी के द्वारा ही किसे लिखा गया है, कुमारपाल चरित को लिखा गया है। कुमारपाल चरित एक दोस्तों प्रसिद्ध काव्य है। क्या है दोस्तों, एक प्रसिद्ध काव्य है जिसकी रचना किसने की है, तो जय सिंह सूरी ने की है। इसके बाद में दोस्तों दूसरे अगले शासक आते हैं, वह आते हैं अजयपाल। कौन दोस्तों, अजयपाल। शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के बीच इनके बीच एक गृह युद्ध हुआ जिसमें जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और बहुत सारे जैन मंदिरों को तोड़ा भी गया। यह दोस्तों किसी भी पीसीएस एग्जाम के मींस में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। खासकर अगर बात करते हैं यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस सोलंकी वंश के शासनकाल में
बहुत सारे जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई थी और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। तो कौन से दोस्तों? अजयपाल के शासनकाल में शैव एवं जैन धर्म के बीच दोस्तों जो धर्मावलंबी थे, धर्मावलंबियों के बीच युद्ध होता है और इसमें शैव धर्म के लोगों के द्वारा बहुत सारे जैन भिक्षुओं की हत्या की जाती है और बहुत सारे जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि राजपूत काल के बाद में जैन धर्म का धीरे धीरे दोस्तों पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो स्थापत्य कला के जो मंदिर थे जैन धर्म के, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अजयपाल के बारे में दोस्तों आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, जैन एवं शैव धर्मावलंबियों के बीच युद्ध होता है जिसमें जैन भिक्षुओं की हत्या होती है और जैन मंदिरों को नष्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अजयपाल के दोस्तों दो पुत्र हैं, अजयपाल के दो पुत्र हैं, एक का नाम है दोस्तों मूलराज द्वितीय, एक का नाम है भीम द्वितीय, यह दोनों भाई हैं। ठीक है दोस्तों, अजयपाल के दो पुत्र थे, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय 1178 में आबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। मूलराज द्वितीय के द्वारा 1178 में मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है और माउंट आबू पर्वत पर, जैसे आबू पर्वत का युद्ध भी दोस्तों कहा जाता है, 1178 आप दोस्तों डेट याद रखेंगे कई बार, क्योंकि जो यह जो पोर्शन है मध्यकालीन जो हम भारत पढ़ेंगे उसमें भी हमें पढ़ने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप इसको याद रखें, जब हम मध्यकालीन भारत में पढ़ें तो आपको चीजें एक दूसरे से जोड़ सके। 1178 में आबू पर्वत पर मूलराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया जाता है, जिसे माउंट आबू पर्वत या आबू पर्वत का युद्ध भी दोस्तों कहा जाता है। अगले जो शासक आते हैं वह आते हैं भीम द्वितीय। 1187 में मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगर आपने मध्यकालीन भारत थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया किसको दोस्तों? भीम द्वितीय को 1187 में। यहाँ पे दोस्तों 1178 है और यहाँ पे 1187 है, सिर्फ दोस्तों आपको पलटना है। मूलराज द्वितीय को 1178 में आबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी को पराजित किया किसने? मूलराज द्वितीय ने। और भीम द्वितीय को मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1187 में पराजित किया। जस्ट दोस्तों आपको दोनों चीजों को उल्टा ही करना है तो आपको इजीली याद हो पाएंगी। इसके बाद दोस्तों भीम द्वितीय के एक मंत्री थे जिनका नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों? लवण प्रसाद। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भीम द्वितीय को 1187 में दोस्तों पराजित कर दिया जाता है तो एक इनके मंत्री थे जिनका नाम था लवण प्रसाद। लवण प्रसाद के द्वारा एक अन्य वंश जिसका नाम था दोस्तों बघेल वंश, गुजरात में दोस्तों गुजरात में दोस्तों यहाँ पर जो सोलंकी वंश था, सोलंकी वंश का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सोलंकी वंश का अंत हो जाता है 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में जो भीम द्वितीय के मंत्री थे जिनका नाम था लवण प्रसाद के द्वारा गुजरात में ही एक बघेल वंश की स्थापना की जाती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में करते हैं। बघेल वंश की स्थापना की जाती है और बघेल वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था कर्ण द्वितीय। क्या नाम था दोस्तों? कर्ण द्वितीय, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हराया जाता है। और यह दोस्तों जो कर्ण द्वितीय था वह गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। कौन था दोस्तों? कर्ण द्वितीय। हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा हो, कर्ण द्वितीय बघेल वंश का अंतिम शासक था। बघेल वंश की नींव किसने डाली थी? लवण प्रसाद ने डाली थी। लवण प्रसाद दोस्तों कौन थे? तो भीम द्वितीय के मंत्री थे। भीम द्वितीय कौन से? तो सोलंकी वंश के एक शासक थे। ठीक है दोस्तों, यह सभी चीजें आप बार बार जब दोहराएंगे तो यकीनन आपको फिर याद हो जाएंगी। बघेल वंश के अंतिम शासक थे कर्ण द्वितीय, जो कि गुजरात में अंतिम हिंदू शासक थे। कौन थे दोस्तों? अंतिम हिंदू शासक थे कर्ण द्वितीय। इसके बाद में अंततः 1197 में, कब दोस्तों? 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। किस पर दोस्तों? अहिलवाड़ पर। 1197 ईस्वी में, जो कि दोस्तों सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1197 में अधिकार कर लिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों सोलंकी वंश और जो बघेल वंश था, बघेल वंश का अंत हो जाता है और संपूर्ण गुजरात वाले क्षेत्रों में सल्तनत काल जो कि गुलाम वंश था, गुलाम वंश का अधिकार हो जाता है। अंततः थोड़ी सी स्थापत्य कला है, जैसे कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण आपसे पूछता है कि किस वंश के शासन काल में हुआ है, क्योंकि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो शुरू होता है
वह शुरू होता है दोस्तों भीमदेव से, और भीमदेव से लगातार कई शासकों के शासनकाल में मुड़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो आपसे केवल इतना ही पूछता है कि मुड़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है, तो गुजरात के सोलंकी वंश या अहिलवाड़ के चालुक्य सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा किया गया है। फिर से एक बार दोस्तों इसको देखते हैं हम। कुमारपाल चरित की रचना किसने की है? जय सिंह सूरी ने की है। फिर अगले शासक अजय पाल, जिसके शासनकाल में शैव तथा जैन धर्मावलंबियों के बीच गृह युद्ध होता है, जिसमें बहुत सारे जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी जाती है और मंदिरों को तुड़वा दिया जाता है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय दोनों अजय राज के पुत्र थे। 1178 और 1187। 1178 में मूलराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया जाता है, और 1187 में मोहम्मद गौरी का गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भीम द्वितीय को पराजित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों भीम द्वितीय के मंत्री थे, जिनका नाम था लबड़ प्रसाद। लबड़ प्रसाद के द्वारा ही गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की जाती है, और बघेल वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था दोस्तों कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद में अंततः 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है, और इसी के साथ बघेल वंश और सोलंकी वंश का अंत हो जाता है। थोड़ी सी स्थापत्य कला की बात करें दोस्तों, तो मुड़ेरा के सूर्य मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा ही किया गया था। यही रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप इसको प्यार दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने यारों में शेयर कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। और जैसे कि हमारी दोस्तों मुहिम यही भी है कि आप एक अपने प्रिय मित्र को, कम से कम एक अपने प्रिय मित्र को पंख मोर फैमिली के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि भले ही दोस्तों हमसे कम लोग जुड़े, लेकिन जितने जुड़े वह मेहनती हों, और अपनी पढ़ाई को, जो मेहनत को समझ सके, और जो अपनी पढ़ाई को बहुत मेहनत के साथ करते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं आपको प्राचीन भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट कह के 100% करा दूं और कह दूं कि आपसे हो जाएगा। तो दोस्तों वो सभी व्यक्ति, वो सभी टीचर जो आपसे कहते हैं कि प्राचीन भारत को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे की वीडियो के माध्यम से पढ़ा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं जब आपने कई महीनों की मेहनत से प्राचीन भारत को तैयार किया है, फिर उसको आप 8 घंटे की मेहनत में तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें आपने प्राचीन भारत को कभी पढ़ा ही नहीं है, खासकर साइंस साइड वाले मेरे भाई, फिर वो सोचे 8 घंटे में पढ़ना, तो दोस्तों नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए मेहनत दोस्तों जो जितनी करेगा वह सफलता के लिए उतना ही ऊपर रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।